प्रजनन तंत्र। मादा मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसे कहेंगे मादा प्रजनन तंत्र? कि सर मादा के शरीर से प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों का समूह क्या कहलाता है? मादा प्रजनन तंत्र कहलाता है। जैसे नर में हमने बात की थी ना कि सर नर के शरीर में प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों का समूह क्या कहलाता है? नर जनन तंत्र या नर प्रजनन तंत्र कहलाता है। तो ऐसे ही हम क्या बोलेंगे कि मादा के शरीर से प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों का समूह क्या कहलाता है? प्रजनन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? मादा प्रजनन तंत्र कहलाता है। अब देखो कि मादा प्रजनन तंत्र की अगर हम बात करूं तो मादा प्रजनन जो तंत्र जो होता है उसमें कौन कौन से अंगों को क्या करते हैं? शामिल करते हैं। कौन कौन से अंगों को क्या करते हैं? शामिल करते हैं। केवल पॉइंट लगाओ, आगे मत लिखना। केवल इतना पॉइंट ही लगाओ, इसके आगे मत लिखना। ठीक है, तो देखो कि मैं बात करूं कि महिलाओं में कौन कौन से जो अंग हैं जो प्रजनन में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। प्रजनन में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। सबसे पहला जो अंग है वो अंग कौन सा है? अंडाशय। कौन सा है? अंडाशय। क्या बोलते हैं इसको? ओवेरी। क्या बोलते हैं इसको? ओवेरी बोलते हैं। इसके बाद में अंडवाहिनी। कैसे भी याद रख सकते हो, मैं मेरे सीरियल से लिख रहा हूं इनको, ठीक है ना। बाकी आप कैसे भी याद रख सकते हो। तो एक अंग तो कौन सा हो गया? अंडाशय। कि मादा के शरीर से प्रजनन में कौन भाग लेता है? अंडाशय भाग लेता है। दूसरा क्या हो गया? अंडवाहिनी हो गया। इस अंडवाहिनी को आप क्या बोल सकते हो? डिंबवाहिनी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डिंबवाहिनी बोल सकते हो। इंग्लिश में दोनों को हम क्या बोलते हैं? ओविडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट बोलते हैं। और इस अंडवाहिनी को आप क्या बोल सकते हो? तो इसको आप बोल सकते हो कौन सी ट्यूब है? फैलोपियन ट्यूब। ये नाम तो सुना होगा आपने बहुत बार, फैलोपियन ट्यूब। तो देखो अंडवाहिनी बोल दो या इसको क्या बोल सकते हो आप? डिंबवाहिनी बोल सकते हो। और इसको आप क्या बोल सकते हो? फैलोपियन ट्यूब बोल सकते हो। 3 अंग हो गए। इसके बाद में कौन सा अंग भाग लेता है? गर्भाशय, जिसको आप बोलते हो यूट्रस। क्या बोलते हो? यूट्रस बोलते हो। इसके बाद में आती है आपकी आंतरिक गर्भाशयी भित्ति। गर्भाशय के अंदर वाली जो दीवार होती है उसको बोलते हैं आंतरिक गर्भाशय भित्ति बोलते हैं। एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम बोलते हैं। इसके बाद में बार्थोलीन ग्रंथि। पुरुषों में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम आपको याद है, बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि। और जैसा काम बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि पुरुषों में करती है वैसा ही काम महिलाओं में कौन करती है? बार्थोलिन ग्रंथि करती है। बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि का काम क्या होता है कि बल्बोयूरिथ्रल जो ग्रंथि है उससे श्वेत चिकना जो पदार्थ है वो स्रावित होता है। मूत्र मार्ग को वो कैसा बनाए रखती है? चिकना बनाए रखती है। इसका काम भी यही है कि मूत्र मार्ग को कैसा बनाए रखेगी? चिकना बनाए रखेगी। और योनि है उसकी अम्लीयता को ये क्या करेगी? दूर करेगी। ठीक है, तो बार्थोलिन ग्रंथि। इसके बाद में गर्भाशय गिरवा बोलते हैं, सैर्विक्स। क्या बोलते हैं? सैर्विक्स, गर्भाशय गिरवा। गर्भाशय गिरवा, सैर्विक्स। और लास्ट याद रखना है योनि, जिसको आप बोलते हो विजाइना। ये जो सारे के सारे जो अंग हैं, ये सारे के सारे अंग क्या करते हैं? मादा के शरीर से प्रजनन में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। अगर आपको पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये तो है ही, इनके अलावा वो पुरुष वाले लिखेगा। तो आप बता सकते हो कि जो पुरुष में है वो अलग है, महिला में क्या है? अलग है। दोनों में जो प्रजनन अंग होते हैं वो क्या नहीं होते हैं? समान नहीं होते। दोनों में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। देखो अब सबसे पहले वही बात करेंगे। हमने जो वर्षण पढ़े थे, वर्षण पुरुषों के शरीर के क्या कहलाते हैं? प्रमुख, यानी कि मुख्य या प्राथमिक प्रजनन अंग कहलाते हैं कि नहीं कहलाते? तो यहां पर हम बात करेंगे कि महिला जो होती है उस महिला के शरीर का मुख्य या प्राथमिक प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? अंडाशय होता है। क्यों होता है?
कि जो वर्षण है, वर्षण से क्या होता है कि प्रजनन के लिए आवश्यक शुक्राणुओं का निर्माण होता है वर्षण में। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि अंडाशय है वो महिलाओं के शरीर का या मादाओं के शरीर का प्राथमिक या मुख्य प्रजनन अंग क्यों होता है? तो क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रजनन के लिए अंडाणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। अंडाणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। एक बार ये लिख लो, ऐसा कैसा। ओवेरी। अब बात करेंगे किसकी? अंडाशय की, ओवेरी की बात करेंगे कि ओवेरी है वो महिलाओं के शरीर में प्रजनन में कैसे क्या होता है? सहायक होता है। हो गया भाई? बताओ, देखें, अंडाशय जो होता है वो पुरुषों के शरीर में होगा या महिलाओं के शरीर में होगा? पढ़ी क्या रहे हैं? मादा। मादा मतलब महिला की बात कर रहे हैं। तो देखो कि अंडाशय जो है वो किस में होता है? महिलाओं में। कहाँ होता है? तो उदर जो गुहा होती है, उदर गुहा का मतलब होता है पेट का नीचे वाला जो भाग होता है। महिलाओं में उदर गुहा के नीचे की तरफ स्थित होते हैं। क्या स्थित होते हैं? ओवेरी, अंडाशय स्थित होते हैं। बात करें इनकी संख्या कितनी होती है, तो ओवेरी जो होता है, अंडाशय जो होता है, इसकी संख्या कितनी होती है? तो अंडाशय, ओवेरी की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। एक दाईं तरफ होता है तो एक क्या होता है? बाईं तरफ होता है। वर्षण की संख्या पुरुषों में कितनी होती है? 2। और अंडाशय की संख्या महिलाओं में कितनी होती है? 2। साथ में नहीं लिखना है, ठीक है? तो देखो इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है, जिसको आप क्या बोल सकते हो? एक जोड़ी भी बोल सकते हो, क्योंकि जोड़ी में कितने होते हैं? 2। जोड़ी ना तो 3 की होती ना किसी एक की होती, जोड़ी में हमेशा कितने होंगे? 2। वर्षण भी जोड़ी के रूप में थे, तो अंडाशय भी किस रूप में होते हैं? जोड़ी के रूप में। वर्षण शरीर के बाहर होते हैं, लेकिन अंडाशय जो होता है वो क्या होता है? उदर गुहा के नीचे, शरीर के कहाँ होते हैं? अंदर होते हैं। फिर मैं बात करूं, पूछता है कि अंडाशय जो है, इस अंडाशय का जो आकार जो होता है वो कैसा होता है? बादाम देखिए, बादाम, और बादाम के जैसा आकार किसका होता है? अंडाशय का। कि इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? बादाम के जैसा होता है। 2-4 बातें मैं आपसे पूछ लेता हूं। हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। उस पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है? पीयूष ग्रंथि का आकार मटर के दाने के समान होता है, ठीक है? किडनी जो है उसका आकार कैसा होता है? सेम के बीज का जैसा होता है। किडनी का आकार कैसा होता है? सेम के बीज के जैसा होता है। अंडाशय का आकार कैसा होता है? बादाम के जैसा। थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा होता है? अंग्रेजी वर्णमाला के एच के जैसा होता है। हमारे पेट के अंदर होता है आमाशय। क्या होता है? आमाशय। आमाशय का आकार कैसा होता है? अंग्रेजी वर्णमाला के जे के जैसा होता है। कैसा होता है? अंग्रेजी वर्णमाला के जे के जैसा होता है। हमारे गले में एक हड्डी होती है जिसका नाम है हायोड हड्डी, उसका आकार कैसा होता है? अंग्रेजी वर्णमाला के यू के जैसा होता है। और हमारी छाती जो है, उस छाती के बीच में एक हड्डी होती है, उसका आकार कैसा होता है? वी के जैसा होता है। कैसा होता है? वी के जैसा। पूछे जाते हैं ये चीजें, आपको क्या करनी है? याद रखनी है, ठीक है? जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे मैं आपको क्या करता रहूंगा? लिखाता चलूंगा। तो देखो अंडाशय है महिलाओं में होता है। महिलाओं में भी कहाँ होता है? कि जो उदर गुहा जो है, पेट है, उसके नीचे वाले हिस्से में होता है। संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक बाईं तरफ होता है तो एक किस तरफ होता है? दाईं तरफ होता है। आकार कैसा होता है? बादाम के जैसा होता है। शुरुआती क्लास थी अपनी परसों की क्लास, उसमें मैंने कहा था कि जो वर्षण और जो क्या होता है, अंडाशय जो होता है, वर्षण और अंडाशय कैसी ग्रंथियां होती हैं? मिश्रित ग्रंथियां होती हैं। वर्षण और अंडाशय कैसी ग्रंथियां होती हैं? मिश्रित ग्रंथियां होती हैं। और मिश्रित ग्रंथियां किसे कहते हैं? कि वे ग्रंथियां जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह क्या करती हों? कार्य करती हों, वो क्या कहलाती हैं? मिश्रित ग्रंथि कहलाती हैं। इसकी तो हमने बात कर ली थी कि मिश्रित कैसे है? अंतःस्रावी की तरह काम करता है, मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। और बहिःस्रावी की तरह अगर बात करें तो इससे एक वीर्य सीमन क्या होता है? स्रावित होता है। अब हम बात करेंगे कि ओवेरी की, कि अंडाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि है तो अंतःस्रावी की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? और अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो क्या स्रावित करेंगी? हार्मोन स्रावित करेंगी।
प्रॉपर्टी होती है, विशेषता होती है अंतःस्रावी ग्रंथियों की, कि वे ग्रंथियां जो केवल क्या करती हैं, हार्मोन स्रावित करती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। तो देखो कि ये जो अंडाशय जो है, ये अंडाशय अंतःस्रावी की तरह काम करेगा, तो इससे क्या होगा, हार्मोन स्रावित होगा। और अंडाशय है, इससे कितने हार्मोन स्रावित होते हैं, तो अंडाशय से 2 हार्मोन क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। कि अंडाशय से कितने हार्मोन स्रावित होते हैं, तो अंडाशय से 2 हार्मोन क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। और बात करें कि 2 हार्मोन कौन कौन से होते हैं, तो आराम से पहले देखना, उसके बाद में लिखना नहीं है भाई, मैं इसको साथ में नहीं लेकर जाऊंगा, ये आपके लिए ही है, ठीक है ना। हाँ, तो देखो ये आपका नहीं, महिलाओं का क्या हो गया, अंडाशय हो गया, ठीक है। अंडाशय जो है, अंडाशय से कितने हार्मोन स्रावित होते हैं, तो अंडाशय है, अंडाशय से 2 हार्मोन क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। 2 हार्मोन कौन कौन से होते हैं, मुंह से बोलोगे, एक तो कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। कि अंडाशय से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एक ये वाला और एक वो वाला। इससे काम नहीं चलेगा, लेकिन इसको हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे कि ये हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन। तो महिला जो है, महिला के अंडाशय से एक तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, और दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, स्रावित होता है। कि अंडाशय जो है, अंडाशय से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एक एस्ट्रोजन होता है और दूसरा कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। इतनी बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी। दोनों जो हार्मोन है, ये दोनों हार्मोन महिलाओं के अंडाशय से स्रावित होते हैं, और ये लैंगिक लक्षण प्रकट करने में सहायक होते हैं, इसलिए दोनों को मादा लिंग हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मादा लिंग हार्मोन कहा जाता है। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये आती है कि एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, ये अंडाशय के कहां से स्रावित होता है, और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, ये अंडाशय के कहां से क्या होता है, स्रावित होता है। मैं बात करूं कि देखो, अपन तो मान के चलेंगे, ये क्या है, अंडाशय है, क्या है, अंडाशय। इस अंडाशय को क्या कर दो आप, बीच से काट दो, तो अंदर वाला भाग दिखेगा कि नहीं दिखेगा, और अंदर वाला भाग दिखेगा तो उसमें क्या दिखेगा, तो देखो कि ये अंदर वाला जो भाग है, इस अंदर वाले भाग में क्या होती है, ऐसे कोशिकाओं का समूह होता है। कि अंडाशय का जो क्या होता है, आंतरिक जो भाग होता है, उस आंतरिक भाग में कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है, और इसको हम बोलते हैं जनन कोशिकाओं का समूह है। क्या बोलते हैं, जनन कोशिकाओं का समूह है। एक बात मैं यहां से आपको बताऊंगा कि देखो कि कल हम बात कर रहे थे किसकी, शुक्राणु निर्माण में भाग लेने वाली कोशिकाओं की बात कर रहे थे कि नहीं। तो शुक्राणु के निर्माण में भाग लेने वाली कोशिका क्या कहलाती है, स्पर्मेटोगोनिया कहलाती है। लेकिन अंडाणु के निर्माण में भाग लेने वाली जो ये कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, तो इन कोशिकाओं को कहते हैं उगोनिया। क्या कहेंगे कि अंडाणु निर्माण में भाग लेने वाली जो कोशिकाएं जो हैं, वो क्या कहलाएंगी, उगोनिया। और शुक्राणु के निर्माण में भाग लेने वाली कोशिका क्या कहलाएंगी, स्पर्मेटोगोनिया कहलाएंगी, ठीक है। तो देखो कि ये जनन कोशिकाओं का जो समूह जो है, इन्हें हम क्या बोलेंगे, उगोनिया बोलेंगे। ये जो समूह जो है, इस पूरे समूह को आप क्या बोल सकते हो, तो इस पूरे समूह को आप बोल सकते हो ग्रेफियन पुटिका। क्या बोल सकते हो, ग्रेफियन पुटिका। देखो, इसको आप ग्रेफियन पुटिका बोल सकते हो, इसको आप जनन कोशिकाओं का समूह बोल सकते हो, इनको आप क्या बोल सकते हो, उगोनिया बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, उगोनिया बोल सकते हो। अब देखो होता क्या है, उगोनिया का मतलब क्या है, अंडाणु के निर्माण में भाग लेने वाली कोशिकाएं। अंडाणु का जब क्या हो जाएगा निर्माण, मैं बोलूं कि यहां पर ये क्या हो गया, आपके अंडाणु का निर्माण हो गया, कि सभी जो कोशिकाएं हैं, इन सभी कोशिकाओं ने क्या कर दिया, अंडाणु का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण कर दिया, अंडाणु का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। ये अंडाणु किस में भाग लेता है, तो ये अंडाणु निषेचन में भाग लेता है कि नहीं लेता। कब लेता है, कि देखो महिलाओं में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मासिक धर्म होता है कि नहीं होता, हर माह मासिक धर्म होता है। उस मासिक धर्म में होता क्या है कि पहले दिन से अगर आप काउंटिंग करोगे, तो पहले से जो 14वां दिन आएगा, पहले से कौन सा दिन आएगा, 14वां दिन आएगा। उस 14वें दिन क्या होता है कि ये जो होता है अंडाणु, ये अंडाणु यहां से कहां चला जाता है, बाहर चला जाता है। बाहर कहां चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। किस में चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। यानी कि ये जो क्या है अंडाणु है, ये अंडाणु मासिक धर्म के कौन से दिन,
14वें दिन। शॉर्ट में मैं लिख सकता हूं इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से दिन? 14वें दिन। ये जो है ये कहां आ गया? फैलोपियन ट्यूब में आ गया। किस में आ गया? फैलोपियन ट्यूब में। जब अंडाणु जो है, अंडाणु ग्रेफियन पुट्टिकाओं से बाहर आ जाता है तो यहाँ पीछे की तरफ आपके पास क्या बचता है? तो पीछे की तरफ आपके पास एक पिंड बचता है। क्या बचता है? पिंड। और ऐसा पिंड बचता है कि इसमें कुछ नहीं होता, बेचारे का सब कुछ क्या हो गया? लुट गया। एक ही चीज काम की थी, अंडाणु ही काम का है, ठीक है। तो वो तो कहाँ चला गया? बाहर चला गया। और बाहर जाने के बाद में ये पीछे पिंड जैसी संरचना बचती है, इसको हम बोलते हैं पीत पिंड। क्या बोलते हैं? पीत पिंड बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ल्यूटियम से याद रखना, जिसका क्या लुट गया? सब कुछ लुट गया, वो क्या कहलाएगा? कार्पस ल्यूटियम कहलाएगा। तो दो चीजें आ गई आपके पास। दो चीजें कौन कौन सी आ गई? एक तो ग्रेफियन पुट्टिका आ गई और दूसरा क्या आ गया आपके पास? कॉर्पस ल्यूटियम आ गया। अब हम आ जाओ दोबारा से, किसकी बात कर रहे हैं? एस्ट्रोजन की बात कर रहे हैं। तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये कहाँ से स्रावित होता है? तो पहले एस्ट्रोजन हमने लिखा है और पहले इधर किसकी बात की है? ग्रेफियन पुट्टिका की बात की है। तो इसको आप क्या कर लो? एडजस्ट कर लो कि एस्ट्रोजन है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो ग्रेफियन पुट्टिका से क्या होता है? स्रावित होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कि अंडाशय जो है, अंडाशय की ग्रेफियन पुट्टिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। इसके बाद में हमने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, जिसको आप क्या बोल रहे हो? पीतपिंड। तो देखो ऐसे याद रखना, पैसे प्रोजेस्ट्रॉन और पैसे पीतपिंड। तो ये जो प्रोजेस्ट्रॉन जो हार्मोन है ये किससे स्रावित होता है? तो ये पीतपिंड से क्या होता है? स्रावित होता है। पीतपिंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और क्वेश्चन में भी आपको कॉर्पस ल्यूटियम ही लिखा मिलेगा, पीतपिंड लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? दोनों में एक ही अंतर बताया है अभी तक कि जो अंडाशय है, अंडाशय से जो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक का नाम क्या है? एस्ट्रोजन। दूसरे का नाम क्या है? खाना नहीं खा के आए क्या? या दोबारा खाओगे? दोबारा खाओगे तो थोड़ी देर बोल तो लो, क्योंकि फिर तो खाना खाना ही है, एनर्जी तो मिलेगी। तो बोलो ना। हाँ, ऐसे बैठते हैं तब आलस आता है, ठीक है ना। हाँ, तो देखो कि पहला एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? तो अंडाशय की ग्रेफियन पुट्टिका से स्रावित होता है। दूसरा कौन सा है? प्रोजेस्ट्रॉन, अंडाशय के पीतपिंड से क्या होता है? स्रावित होता है। अब देखो दोनों की ओर आगे बात करेंगे कि ये जो एस्ट्रोजन होता है, इस एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या होता है? जिस तरीके से टेस्टोस्टेरोन का काम होता है पुरुषों में, वैसे ही महिलाओं में किसका काम होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या होता है? काम होता है। मैं यहाँ पर ही लिखूंगा, इधर एस्ट्रोजन लिखा था, इधर क्या लिखा था? प्रोजेस्ट्रॉन लिखा था। तो आप तो उसके नीचे लिख लेना, ठीक है ना। तो देखो कि एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, इस एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या होता है? लड़की क्या होती है? जवान होती है। लड़की क्या होती है? जवान। कि 12 से 13 वर्ष की उम्र में क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है। तो लड़की जब जवान होगी तो जैसा काम किस में हो रहा था? लड़कों में हो रहा था, वैसा काम किस में होगा? लड़कियों में होगा। किस में होगा? लड़कियों में होगा, ठीक है। अब देखो वही बात दोबारा से, मैंने कल बात की थी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कब स्रावित होता है? कि जब लड़का जवान होता है। तो लड़के के जो शरीर है उसमें होती है पीयूष ग्रंथि। वो पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करेगी? एलएच हार्मोन स्रावित करेगी। वो एलएच हार्मोन चल कर आएगा किसके पास? वर्षण के पास। और वर्षण को क्या सूचना देगा? कि लड़का क्या हो गया? जवान हो गया। वर्षण समझ जाएगा कि लड़का जवान हो गया, तो अब हमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करना चाहिए? स्रावित करना चाहिए। वही बात लड़कियों में है कि लड़की क्या हो रही है? जवान हो रही है। पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? एलएच हार्मोन स्रावित होगा। किसके पास जाएगा? अंडाशय। और अंडाशय की कौन सी कोशिकाओं के पास जाएगा? ग्रेफियन पुट्टिका वाली कोशिकाओं के पास जाएगा। और धीरे से क्या कहेगा? लड़की क्या हो गई? जवान हो गई। इतना काम हो गया और वो जो क्या है? एलएच है, वो नष्ट हो जाएगा। तो फिर अंडाशय जो है, अंडाशय की जो ग्रेफियन जो पुट्टिका है, वहां से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होगा कि नहीं होगा? और जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है तो लड़की के शरीर पर द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रकट होने लगते हैं। लड़की के शरीर पर कौन से लक्षण प्रकट होने लगते हैं?
द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रकट होने लगते हैं। और जैसे ही लड़की के शरीर पर द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रकट होने लगते हैं और लड़की कैसी दिखाई देने लगती है? सुंदर दिखाई देने लगती है। कैसी दिखाई देती है? सुंदर दिखाई देती है। इसलिए इस एस्ट्रोजन हार्मोन को क्या कहा जाता है? सुंदरता का हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंदरता का हार्मोन कहा जाता है। तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, इस एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य क्या होता है? किसमें? लड़कियों में। लिख देता हूं, बाकी लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सारा काम पढ़ ही किसके रहे हैं अपन? मादा के पढ़ रहे हैं, लड़कियों के। तो लड़कियों में कौन से लक्षण भाई? द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रकट करने में क्या होता है? सहायक होता है। प्रकट करने में क्या होता है? सहायक होता है। और अगर मैं बात करूं कि लड़कियों में जो द्वितीयक लैंगिक जो लक्षण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहली बात तो आवाज का कैसा होना? पतला बोल दो या कैसा होना? लड़कियों की आवाज कैसी होती है? कोमल होती है, कोयल की जैसी। और लड़कों की कैसी होती है? भारी होती है, कोये के जैसी होती है। क्योंकि भगवान ने अत्याचार कर ही रखा है अपने साथ। तो अपने में तो ना तो सुंदरता दी उसने और ना कोई उसने ऐसा कोई सिस्टम दिया कि जिससे अपन क्या लगे? अच्छे लगे। ठीक है ना? अपन तो टाइम पास कर रहे हैं। नहीं टाइम पास कर रहे हो कि नहीं कर रहे? कुछ नहीं रहे आप तो, पता नहीं क्यों ऐसे सुस्त रहते हो। आवाज का क्या होना? कोमल होना। शरीर का क्या होना? कोमल। लड़का जो होता है उसकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, शरीर भी कठोर हो जाता है। लेकिन लड़कियां जो होती हैं उनकी लड़कों की तुलना में शरीर क्या होता है? कोमल। क्योंकि उनकी हड्डियां कैसी रहती हैं? मुलायम, कोमल रहती है। इसके अलावा स्तनों का विकास, जनन अंगों पर बालों की अधिकता, और इसके बाद में लास्ट होता है मासिक धर्म का प्रारंभ होना। मासिक धर्म का क्या होना? प्रारंभ होना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई क्या? नोट करो। इससे पहले वाला कर लिया था क्या? नहीं किया था? करो और लिख लो भाई। क्या सोच रहे हो भगवान? इसको ऐसे बीच में बना लेना। देखो ये तो नॉर्मली हो गया, ये तो होंगे ही होंगे। इसके बाद में ये याद रखो, इनमें पूछ लिया जाता है कि स्तनों का विकास द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, जनन अंगों पर बालों की अधिकता द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, और मासिक धर्म का प्रारंभ होना द्वितीयक क्या है? लैंगिक लक्षण। इनका क्रम पूछता है कि इनका जो क्रम है, इनके प्रकट होने का जो क्रम है वो क्या है। तो मैंने उसी हिसाब से लिखा है। जो पहले प्रकट होता है उसको मैंने कहाँ लिख दिया? पहले लिख दिया। तो सबसे पहले कौन प्रकट होगा? स्तन है वो क्या होने लगेंगे? विकसित होने लगेंगे। और स्तनों का जो विकास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उस अवस्था को बोलते हैं थैलार्की। याद रखना भाई कि जो स्तनों का जो विकास होता है उस अवस्था को क्या बोलते हैं? थैलार्की बोलते हैं। स्तनों का विकास प्रारंभ हो गया तो उसके बाद में जनन जो अंग है उन पर बाल आने क्या हो जाएंगे? शुरू हो जाएंगे। और उस अवस्था को बोलते हैं प्यूबार्की। क्या बोलते हैं? प्यूबार्की। मतलब सबसे पहले ये प्रकट होना शुरू होगा तो इसके बाद में ये होगा, और अंत में कौन सा काम होता है? मासिक धर्म का प्रारंभ होना, और इसको हम कहते हैं मिनार्की। क्या कहते हैं? मिनार्की। यानी कि जो लड़की जो है उसके पहली बार क्या हो रहा है? मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, रजो दर्शन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिनार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनार्की। तो ये क्या हो गया? एक क्रम हो गया कि सबसे पहले थैलार्की होगा, फिर प्यूबार्की होगा, और फिर क्या होगा? मिनार्की होगा। जब लड़की के शरीर पर इतने काम हो जाएंगे तो वो कैसी दिखाई देगी? सुंदर दिखाई देगी। किसके कारण? एस्ट्रोजन हार्मोन के स्रावित होने के कारण। इसलिए इस एस्ट्रोजन हार्मोन को हम क्या कह सकते हैं? तो इस एस्ट्रोजन को हार्मोन को कहते हैं सुंदरता का हार्मोन, ब्यूटी हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटी हार्मोन कहते हैं। सुंदरता का क्या कहा जाता है?
हार्मोन कहा जाता है। सुंदरता का विटामिन किसको कहते हैं? सुंदरता का विटामिन, विटामिन ई। लड़कों को तो नहीं पता क्योंकि उनको सुंदरता से कोई मतलब है ही नहीं। हाँ, लड़कियों को पता होता है कि शैम्पू भी कौन सा लाना है, विटामिन ई युक्त, क्रीम भी कैसी लानी है, विटामिन ई युक्त, क्योंकि सुंदरता का विटामिन क्या होता है, विटामिन ई होता है। अगर किसी के शरीर में विटामिन ई की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उसकी जो त्वचा है वो बूढ़े के जैसी कैसी हो जाती है, बूढ़े के जैसी क्या होती है, दिखाई देती है, मतलब उसकी सुंदरता क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो सुंदरता का विटामिन कहते हैं विटामिन ई को, और सुंदरता का हार्मोन किसको कहते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन को। और अपने शरीर की सुंदर हड्डी किसको कहते हैं, कॉलर बोन को कहते हैं। ये कॉलर बोन है, हंसली जिसको आप बोलते हो, और कॉलर बोन का नाम है क्लेविकल। तो हमारे शरीर की सुंदर हड्डी कौन सी है, क्लेविकल है। कौन सी है, क्लेविकल। दूसरा हार्मोन कौन सा था, प्रोजेस्टेरोन था। तो याद रखना, पैसे प्रोजेस्टेरोन और पैसे पीत पिंड। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो कहां से स्रावित होता है, तो पीत पिंड से क्या होता है, स्रावित होता है। ठीक है, अब देखो कि इसकी हम बात करें कि इसका कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य होता है कि ये जो होता है ये गर्भधारण में, किसमें, गर्भधारण, गर्भधारण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी। तो ये गर्भधारण में क्या होता है, सहायक होता है, और गर्भधारण में सहायक होता है, अतः इसे क्या कहते हैं, तो इसे गर्भधारण का क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। बोल सकते हो प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। अब देखो ये गर्भधारण में कैसे सहायक होता है, पैसे प्रोजेस्टेरोन और पैसे प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में सहायक होता है इसलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है या गर्भधारण का हार्मोन कहा जाता है। प्रेगनेंसी को हिंदी में गर्भधारण ही बोलते हैं कि नहीं बोलते। अब देखो ये कैसे सहायक होता है, इसका काम क्या होता है। ये क्या होता है, गर्भाशय होता है। क्या होता है, गर्भाशय होता है। ठीक है, अब देखो ये गर्भाशय होता है, और मैं ये बोलूं ये कौन सी वाहिनी होती है, अंडवाहिनी होती है। कौन सी वाहिनी होती है, अंडवाहिनी होती है। हमने बात क्या की थी कि ये जो होता है यहाँ पर क्या होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं आपके अंडाशय। इधर भी यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, अंडाशय होगा। क्या होगा, अंडाशय होगा। देखो इस अंडाशय में किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अंडाणु का। कि अंडाशय में अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। मैंने अभी एक बात बताई थी कि जब मेंस्ट्रुअल जब साइकिल होता है, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन ये जो अंडाणु जो है यहां से चलेगा और कहां चला जाएगा, अंडवाहिनी में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, अंडवाहिनी में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, कि यहाँ पर क्या पहुंचेगा, शुक्राणु पहुंचेगा, और अंडाणु और शुक्राणु का जो मिलन जो होता है वो कहाँ होता है, अंडवाहिनी में ही होता है। किस में होता है, अंडवाहिनी में होता है। तो देखो कि जैसे ही ये अंडाशय जो है, इस अंडाशय की ग्रेफियन पुट्टिकाओं से ये अंडाणु है ये कहाँ चला गया, अंडवाहिनी में चला गया। तो यहाँ पर क्या बचा, पीतपिंडी तो बचा। क्या बचा, पीतपिंड। तो वो पीतपिंड क्या स्रावित करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करेगा। क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, इसे पता है कि यहाँ पर गए हैं कौन है, अंडाणु, और अंडाणु है वो किससे मिलेंगे, शुक्राणु से मिलेंगे। अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिलेंगे तो दोनों कोशिकाओं से एक नई कोशिका का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। वही जो जाइगोट है वो किसके रूप में बदल जाएगा, भ्रूण के रूप में बदल जाएगा। और 9 माह बाद वो किसके रूप में जन्म लेगा, बच्चे के रूप में जन्म लेगा कि नहीं लेगा। तो देखो कि अंडाणु और जो शुक्राणु है उनका मिलन अंडवाहिनी में होता है। अंडवाहिनी में इनका मिलन होता है, और जो मिलन होता है उसको हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन। आगे पढ़ेंगे इसको। तो देखो कि जैसे ही निषेचन होता है इसके 4 से 5 दिन बाद, कितने दिन बाद, 4 से 5 दिन बाद जो नई जो कोशिका बनती है वो कहाँ जाती है, गर्भाशय में। क्यों, क्योंकि ये किसके रूप में आएगा, यहाँ भ्रूण के रूप में आएगा। 9 माह इस गर्भ में रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके बाद में एक शिशु के रूप में, नवजात के रूप में जन्म लेगा कि नहीं लेगा। तो ये क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इस गर्भाशय में, किसमें, इस गर्भाशय में इस भ्रूण की क्या करता है, व्यवस्था करता है। क्या व्यवस्था करता है, कि ये भ्रूण यहाँ पर चल कर आएगा। तो ये गर्भाशय की इसको बोलते हैं आंतरिक भित्ति। गर्भाशय की क्या बोलते हैं,
आंतरिक भित्ति बोलते हैं। तो इस आंतरिक भित्ति में ये क्या करता है, वृद्धि करता है, यानी कि भ्रूण यहाँ पर आसानी से क्या कर सके, रह सके। तो देखो कि ये यहाँ से चलकर यहाँ आ रहा है, तो इसको ही तो प्रेगनेंसी बोल रहे हैं अपन, इसको ही तो क्या बोल रहे हैं, प्रेगनेंसी की। भ्रूण का निर्माण हो गया मतलब प्रेगनेंसी हो गई कि नहीं होगी, गर्भधारण हो गया कि नहीं हो गया। तो ये प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भधारण में, प्रेगनेंसी में क्या होता है, सहायक होता है। कैसे सहायक होता है कि जो गर्भाशय की जो आंतरिक जो दीवार है, इस दीवार को क्या कर देता है, मोटा कर देता है। क्या कर देता है, मोटा कर देता है। तो इस प्रकार से गर्भधारण में क्या होता है, सहायक होता है। तो इतना ही याद रखो कि गर्भधारण का हार्मोन या प्रेगनेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है, प्रोजेस्टेरोन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्रोजेस्टेरोन को कहा जाता है। लिख लिया क्या, प्रोजेस्टेरोन लिख लिया था क्या, बैक करूं, लिखो, एक लाइन लिखनी है। अतः इसे गर्भधारण का हार्मोन कहा जाता है। इसके बाद में लिखो छोटे छोटे पॉइंट। मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म बोल दो या इसको क्या बोल सकते हो आप, मासिक चक्र बोल सकते हो। साथ के साथ लिख लो, मासिक जो धर्म है, मासिक चक्र जो है, इसका प्रारंभ होना क्या कहलाता है, कि किसी महिला को, किसी लड़की को प्रथम बार क्या हो रहा है, मासिक धर्म हो रहा है, उसे हम बोलते हैं रजो दर्शन। क्या बोलते हैं, रजो दर्शन। रज का मतलब होता है ब्लड, पहली बार दिखाई देगा तो इसको बोलेंगे रजो दर्शन, और इसको ही बोलते हैं मीनार की। अभी लिखा भी था। फिर बात आती है मासिक धर्म का बंद होना। किसी महिला को लगातार 12 माह तक क्या नहीं होता है, मासिक धर्म नहीं होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रजो निवर्ती, और इसको ही बोल सकते हो आप मोनोपोज। क्या बोल सकते हो, मोनोपोज बोल सकते हो। मासिक धर्म जो होता है, इसकी पुनरावर्ती दिवस कितने होते हैं, पुनरावर्ती दिवस का मतलब हम बोलते हैं कि नहीं बोलते कि महिलाओं में हर माह क्या होता है, मासिक धर्म होता है। मतलब कि कितने दिन बाद इसकी पुनरावर्ती होती है, तो इसकी पुनरावर्ती जो दिन होते हैं वो होते हैं 28 दिन। एक माह मानते हैं लेकिन 28 दिन होता है। आगे पीछे हो सकता है तो मिनिमम 21 से 35 दिन भी ये हो सकता है। 21 दिन पर भी इसकी पुनरावर्ती हो सकती है, 35 दिन तक भी इसकी पुनरावर्ती हो सकती है। तो मासिक धर्म का प्रारंभ होना क्या कहलाता है, रजो दर्शन कहलाता है, या क्या बोल सकते हो इसको, मीनार की बोल सकते हो। बंद होना क्या कहलाता है, रजो निवर्ती कहलाता है, मोनोपोज बोल सकते हो। पुनरावर्ती कितने दिन बाद होती है, 28 दिन बाद होती है। कितने दिन बाद होती है, 28 दिन बाद होती है। अब बात यह है कि ये मासिक जो धर्म होता है, ये मासिक धर्म होता क्या है, मासिक धर्म होता क्या है। इतना तो सभी को पता है कि सर कि महिलाओं के योनि मार्ग से रक्त का क्या होता है, स्राव होता है, सीक्रेशन होता है। तो वो रक्त स्राव जो होता है उसमें होता क्या है, ये जो रक्त स्राव होता है उसमें होता क्या है। अभी मैंने बात की थी कि जो अंडवाहिनी जो होती है, क्या होती है, अंडवाहिनी जो होती है, इस अंडवाहिनी में कौन आएगा, अंडाणु आएगा कि नहीं आएगा। अंडाणु किसके लिए आएगा, अंडाणु निषेचित होने के लिए आएगा, कि वहां पर मैं जाता हूं, वहां पर बाहर से कोई शुक्राणु आएगा और अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिल जाएंगे तो निषेचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहां पर शुक्राणु नहीं पहुंचते हैं, क्या नहीं पहुंचते, शुक्राणु नहीं पहुंचते हैं। तो शुक्राणु नहीं पहुंचते हैं तो ये भी जो अंडाणु जो होता है, ये अंडाणु क्या करता है, ये 2 दिन तक तो सक्रिय रहता है, 2 दिन तक क्या रहता है, सक्रिय रहता है। बाद में ये क्या होने लग जाता है,
विखंडित होने लग जाता है, टूटने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? टूटने लग जाता है। तो देखो ये जो क्या है अंडाणु जो है इसको हम बोलेंगे अनिषेचित अंडाणु। क्या बोलेंगे? अगर इसके साथ शुक्राणु जुड़ जाता तो ये क्या हो जाता? निषेचित हो जाता। लेकिन शुक्राणु तो पहुंचा ही नहीं है और शुक्राणु नहीं पहुंचा तो ये कैसा रह गया? अनिषेचित रह गया। क्या रह गया? अनिषेचित। कब आता है ये? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन आता है कि नहीं आता? तो 14वें दिन आ गया मतलब कि 2 दिन तक सक्रिय रहेगा, कि मतलब 16 दिन तक तो ये इंतजार करेगा। ठीक है, उसके बाद में ये क्या हो जाएगा? नष्ट होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मैंने अभी ये बात की थी कि ये जो गर्भाशय जो होता है, इस गर्भाशय की जो आंतरिक जो क्या होती हैं दीवारें जो होती हैं वो कैसी होने लग जाती हैं? मोटी होने लग जाती हैं। जो किसका तैयारी करती हैं? प्रेगनेंसी की तैयारी करते हैं कि नहीं करते? अगर यहाँ पर इस अंडाणु के साथ शुक्राणु ही नहीं क्या हुआ है? जुड़ा है, तो क्या यहाँ पर नया जो क्या है भ्रूण है वो आएगा? क्या नहीं आएगा। लेकिन तैयारियां तो हो ही गई। अब ये तैयारियां क्या होंगी? कैंसिल होंगी कि नहीं होंगी? मतलब क्या है कि ये जो दीवारें जो मोटी हुई थी ये दीवारें पुनः क्या होने लगेंगी? टूटने लगेंगी। तो अब जो 16 से 28 दिन का जो समय जो है, 12 दिन का जो समय है, इस 12 दिन के समय में क्या होता है कि ये अनिषेचित जो अंडाणु होता है और ये आंतरिक जो गर्भाशय की जो दीवारें होती हैं ये क्या हो जाती हैं? इकट्ठा हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? इकट्ठा। और जैसे ही 28 दिन पूरे होते हैं तो ये अनिषेचित डिंब और ये जो होता है आंतरिक गर्भाशय की जो दीवारें जो होती हैं ये ब्लड के साथ शरीर से कहाँ आती हैं? बाहर आती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मासिक धर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मासिक धर्म। ये रूटीन हमेशा क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। कि शुरुआत के 5 दिन क्या होगा? रक्तस्राव होगा। 14वें दिन क्या हो जाएगा? ओवुलेशन हो जाएगा। ओवुलेशन के बाद में अगर निषेचन हो रहा है तो ठीक है, भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। अगर निषेचन नहीं हो रहा है तो ये टूट जाएगा, आंतरिक गर्भाशय गिरवाणु के साथ इकट्ठा हो जाएगा, दोबारा 28 दिन बाद शरीर से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। अगर ये निषेचित हो जाएगा तो फिर ये बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये बंद हो जाएगा। फिर क्या नहीं होगा? मासिक धर्म नहीं होगा। तो लिख लो इस चीज को। इतना तो लिख ही लिया और नीचे नोट लगा के लिखो। पहला नोट ही है ना आज के दिन का? हाँ, नोट लगा के लिखो। मासिक धर्म के दौरान, मासिक धर्म के दौरान अनिषेचित अंडाणु, और इसको आप डिंब भी बोल सकते हो, मासिक धर्म के दौरान अनिषेचित अंडाणु, और इसको आप क्या बोल सकते हो? डिंब बोल सकते हो। एवं आंतरिक गर्भाशय की विखंडित दीवारें रक्त के साथ योनि मार्ग से बाहर स्रावित होती है। बाहर स्रावित होती है। हो गया इतना? आया कुछ समझ में? नहीं आएगा। घर जाके अगर नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। कम से कम घर जाके 15 से कितने मिनट पढ़ोगे? 20 मिनट। कम क्यों कर रहा है? 15 से आगे बढ़ो ना। 5 मिनट में तो कुछ नहीं होने वाला। 5 मिनट में तो आप इसको खोलोगे और बंद करोगे, इतना ही हो पाएगा। ठीक है ना? तो कम से कम डेली जो पढ़ रहे हो उसको 15-20 मिनट, आधा घंटा उसको दो। आप डेली पढ़ोगे, संडे वाले दिन उस 6 दिन के मैटर को एक साथ पढ़ोगे तो वो आपको अपडेट रहेगा, हमेशा याद रहेगा। वरना वो आपको कभी क्या नहीं रहेगा? याद नहीं रहेगा। ये किताब है, ये एक दिन पोथी बन जाएगी और जैसे बाहर किताबों पर लिखा होता है वैसे इसमें लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है ना? तो करवा दूं रिवाइज इसको एक बार? बताओ, अंडाशय की संख्या कितनी? आकार कैसा? किसके शरीर में? संख्या कितनी? 2। हार्मोन कितने स्रावित होते हैं? कौन कौन से? एस्ट्रोजन तथा
प्रोजेस्टेरोन होते हैं। एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? ग्रेफियन पुट्टिका से स्रावित होता है। काम क्या करता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रकट करने में सहायक। द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं? आवाज का कोमल होना, शरीर का क्या होना? कोमल या मुलायम ठीक रहेगा, अगर मुलायम याद रखो तो याद रख लेना। स्तनों का क्या होना? विकास। जनन अंगों पर बालों की अधिकता होना और मासिक धर्म का क्या होना? प्रारंभ होना। जब ये परिवर्तन लड़की के शरीर पर होते हैं, लड़की कैसी दिखाई देती है? सुंदर दिखाई देती है। इसलिए इस हार्मोन को क्या कहते हैं? सुंदरता का हार्मोन कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? पित्त पिंड से स्रावित होता है। काम क्या करता है? प्रेगनेंसी में सहायक होता है, गर्भधारण में सहायक होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? गर्भधारण का हार्मोन या प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। ठीक है, नोट लगा के एक बात और लिख लो इसके नीचे। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन को, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोनों को, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोनों को क्या कहा जाता है? मादा लिंग हार्मोन कहा जाता है। तो एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोनों को क्या कहा जाता है? मादा लिंग हार्मोन कहा जाता है। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।